अब की बार सर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? निश्चित लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। आपके चाहने वालों ने ये सवाल पूछा है, बाकी तो और लोग मिलकर बोलते हैं। चाहने वालों का ये सवाल है कि सिद्धराज भैया से एक बार ये जरूर पूछ लेना कि वे आंवला विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे 126 में, या बिथरी चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे। वरना आजमाए को आजमाए महामूड कहलाए, दोबारा टिकट दे देंगे अगर आप आंवला जैसी विधानसभा में, तो अब हेलीकॉप्टर की कमी रह गई है, वो ही आ जाएगा, बाकी तो कोई कमी रह नहीं गई है। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार तो चरम पे हमेशा से रहा है। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तानियों के आप सर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं पार्टी के फायदे की बात कर जी। ग्राम का प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे कोई एमएलए हो या एमपी हो, कहते हैं ना भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। अगर ये नेताओं का एग्जाम हो जाए तो आधा सिद्धराज सिंह का कंपटीशन खत्म हो जाए। मैं आपको ऐसे बहुत से गांव बना देता हूँ। हमारे आंवला में भूड़ क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है वहां से। भूड़ क्षेत्र में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। आप चले जाइए, अगर 5 मिनट पानी गिर जाए तो हम लोग तो चलिए अपनी जो है पैंटे और कुर्ते ऊपर उठा के जो है वहां से छलांग जाते हैं। सबसे बड़ी इस तरीके की असुविधा जो होती है वो बच्चों को, महिलाओं को खासतौर से होती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं पूर्व सांसद आदरणीय कुंवर सर्वराज सिंह जी के पुत्र, लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष और श्रीमान सिद्धराज सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आपका निकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे श्रोताओं का, समस्त क्षेत्रवासियों को, सबको नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ आज समय देने के लिए। सर, आज हम जैसा देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप भी भाजपा के एक अच्छे नेता हैं और आप अपने लिए कार्यकर्ता बताते हैं जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो युवाओं के लिए और किसानों की बेहतरी के लिए क्या काम कर रही है? देखिए, बहुत सी सरकारें पूर्व में आई, मैं किसी सरकार के बाबत कुछ कहना नहीं चाहूंगा जी। परंतु मैं जिस पार्टी का भाग हूँ, चाहे वो युवाओं की कितनी योजनाएं हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, और युवा हर वर्ग से आता है, अगड़े से भी आता है, पिछड़े से भी आता है जी। हर तरीके के युवा को, और युवा को खास तौर से दिशा देना, और दिशा क्या देना, मैं समझता हूँ पूरे देश के युवाओं की दशा भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से संयोज के रखा है। और पार्टी, अब आपका दूसरा सवाल है किसानों के लिए। जी। पूर्व में सरकारें थी तो काफी योजनाएं थी, पर अगर आप नई योजनाएं देखेंगे, चाहे वो किसान बीमा योजना हो, चाहे वो गरीब किसान जिसकी फसल में कोई परेशानी आ जाती हो, युवा हो चाहे किसान हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी अभी कर रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल, निरंतर। मगर जब हम गाँव जाते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, उसमें किसान बोलता है कि हमारे लिए समय से सरकार खाद नहीं दे पा रही है, जो कि हमारी सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत है। उसके बाद में कहती है अगर हमने खाद की चलो कैसी व्यवस्था की, अपनी फसल को तैयार किया, तो आवारा पशु उसको चर जाते हैं। कहता है चलो हम मान लेते हैं हमने आवारा पशुओं से भी अपनी फसल को बचा लिया, तो अगर फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। धान, अभी जो धान की फसल हुई है तो बता रहे हैं 2000-2200 मैक्सिमम रेट रहा है धान का, जनता और जो किसान बताते हैं। तो कहते हैं सरकार जो है ना तो खाद दे पा रही है समय से, ना ही हमको सही मूल्य दे पा रही है। देखिए, हर फसल का एमएसपी अर्थात मिनिमम सेलिंग प्राइस अर्थात एक मूल्य जो है वो निर्धारित है। अब गन्ने की फसल एमएसपी में नहीं आती है, हमारी गन्ने की भी बेल्ट है जी। वो उसका एक और शब्द है एफ से है करके, वो उसके तहत आती है। तो देखिए, मूल तो सरकार निर्धारित कर देती है, पर काफी बार सरकार अपने प्रयासों में यहाँ फेल हो जाती है, जो कि गल्लों को अपने गोदामों में रखते हैं और मार्केट फोर्सेस को डिस्टर्ब करते हैं। इस तरीके के जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो इंटेग्रिटी छोड़ के जो है, कभी जब किसान की जो है फसल ज्यादा बहुतायत में हो गई तो साहब वो अंदर कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाती। तो यहाँ पे जो है सरकार का इतना कुछ रह नहीं जाता करने के लिए। अब आते हैं आपके इसके सवाल पे कि साहब हमें जो है खाद नहीं मिल रही समय पे, या मान लो डीटीपी का कट्टा नहीं आ रहा हमारे पास, या हमारे जो है
फसल जो है वो आवारा पशु चर जाते हैं। देखिए, कट्टा नहीं आ रहा है, ये एक अपने आप में परिपक्वता का सवाल है। सरकार जो है अब आज की डेट में जियो टैगिंग कर रही है खेतों की। जी। तो जियो टैग करा हुआ है, तो वो अपना कितने कट्टे कहाँ जाने हैं वो उस आधार पे निकालती है। फिर भी जो है कुछ कमियां रह जाती हैं और सरकार का भी कार्य पूरा नहीं हुआ। सरकार निरंतर परिपक्वता से अपने कार्य को जो है अंजाम दे रही है। सर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी काम के बारे में बताया जी। आप 2017 में जी, विधानसभा का चुनाव लड़े आंवला से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस में भी कांग्रेस से मैं सक्रिय रहा हूँ। आप भाजपा में आज हैं। जी, आज मैं भाजपा। तो सर, जो 3 सरकारों की जो अभी हमने बात की है, इन तीनों सरकारों में सबसे बेहतर सरकार किसकी रही? देखिए, क्या है कि किस समय किस सरकार रही ये जानना जो है ज्यादा जरूरी है। और जब 17 में मैं समाजवादी का भाग रहा, और उससे पहले भी मेरे पिताश्री जो हैं समाजवादी के पुराने नेता रहे हैं, हमेशा भाग रहे हैं। उस समय आबादी क्या थी, आज 2025 में आबादी क्या है? आज हम एक ऐसे दौर में बैठे हैं जिसमें हमारी हर विधानसभा में मिनिमम 5 लाख से ऊपर वोटर है। और जो भी परिसमन बनाए जाते हैं, अभी तो खैर बनना तय है, आगे निश्चित बनना भी है, वो परिसमन बनाए जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए, जब जनसंख्या इतनी विस्फोटक हो गई, इसमें किसी पार्टी को कंपेयर करना, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अगर 3 लाइनें एक साथ चल रही हैं तो आप कह सकते हैं ये लाइन अच्छी चल रही है, ये लाइन खराब चल रही है। परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। हो सकता है आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का भी जो है मयार बदल जाए, कोई और आगे आ जाए। उस समय वो क्या परिस्थितियां रहेंगी क्षेत्र की, युवाओं के दृष्टिकोण की, महिला सुरक्षा की, ये उस समय के मुद्दे। 2017 में जी, समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी थी, बिल्कुल अच्छी पार्टी थी। मुझे उन्होंने अवसर भी दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं होती। काफी बार लोगों का दृष्टिकोण, नेताओं के अंदर कितनी जो है चाह है, कहते हैं ना, चाहत है लोगों को कार्य करने के लिए, इससे भी जो है पार्टी कहाँ जा रही है वो निर्धारित होता है। अच्छा सर, हम जब गांव-गांव जाते हैं तो काफी लोग कुछ सवाल भी बता देते हैं। अगर हमसे कहते हैं हम जा रहे हैं मिलने, तो जनता का एक सवाल है, जनता का सवाल भी और आपसे उम्मीद है आप जवाब देंगे। आप 2017 में चुनाव लड़े विधानसभा का, जिसमें आपकी 4546 वोटों से आप चुनाव हारे। 3480 वोट से हारा हूँ। 3480 वोट से आप चुनाव हारे। तो लोगों ने ये कहा सिद्धराज भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका पूरी तरीके से लड़ाया गया। तो आपने हार की समीक्षा भी की होगी। बिल्कुल करी। तो हारने का क्या कारण सामने है? देखिए, क्या है ना, अगर आप औरों में कमियां ढूंढने लगोगे तो आप अपने अंदर की कमी ढूंढना भूल जाओगे। कबीर का एक जो है श्लोक भी था कि सारी दुनिया देख के भी अपने अंदर को जो है एक बार के लिए जांचना जरूरी है। सबसे पहले आज आपने जो मुझे ये अवसर दिया है, मैं आपकी तरफ से, सब लोगों से, अपनी तरफ से सिद्धराज सिंह सबका धन्यवाद करता है, जिसने सिद्धराज सिंह का साथ दिया है 2017 में। मुझे उम्मीद है आगे भी उससे ज्यादा परिपक्वता से आगे बढ़ चढ़ के आप लोग सब मेरे साथ होंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे कि साहब क्या कमियां रही। देखिए, सबसे बड़ी कमी जो मैंने समझी है, मैं किसी भी क्षेत्र के नेता को, व्यक्ति को इसके लिए जो है खड़ा नहीं करता हूँ कटघरे में। सबसे बड़ी कमी मेरे चुनाव हारने में शायद समय की कमी रह गई थी। मैंने 15 दिन में चुनाव लड़ा था, मात्र 15 दिन में। और अगर मैं समझता हूँ कि मुझे 6 महीने या साल भर मिल जाते, उस केस में मैं जो है औरों में कमियां निकाल सकता हूँ। अब 15 दिन में मैं किस में क्या कमियां निकालूंगा? मगर जनता जो है वो समीक्षा करती है, नेता के अलावा जनता भी समीक्षा करती है। तो लोगों ने ये बताया कि समाजवादी पार्टी की जो सीट है आंवला विधानसभा 33 साल से अभी तक नहीं जीती है। 33 साल हो गए लगातार वहाँ प्रत्याशी को हारते हुए, कोई भी लड़ा, आप भी लड़े और भी लोग लड़े। तो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की आपसी जो गुटबाजी है उसकी वजह से भी यहाँ प्रत्याशी हार जाते हैं। तो ये आरोप क्या सही है? देखिए, गुट सब जगह होते हैं साहब। हम लोग जब बचपन में क्लास में होते हैं तब गुट बना लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब बच्चा जिसको अकल नहीं होती वो भी गुट बना लेता है। पर हाँ, आपकी ये बात जो है उससे मैं थोड़ा बहुत जो है सहमत भी हूँ। और हालांकि मुझे समय कम मिला तो जो खामियां थी उन्हें मैं पूरा कर सकता था। पर हाँ, गुटबाजी का ही शिकार होता है तभी व्यक्ति हारता है, ये बात आपकी सत्य। ओवरऑल आप भी इसका शिकार हुए हैं कहीं ना? हाँ, मैं शिकार हुआ हूँ।
और बस यही है कि अपनी गलतियों से आदमी सीखता है और आगे इतनी परिपक्वता से चुनाव लड़ेंगे कि वो शिकार नहीं होंगे। यही सर, अभी जो बात हुई तो आपने पढ़ाई का भी जिक्र किया, तो पढ़ाई का जिक्र हुआ है तो इस पर भी बात कर ही लेते हैं। देखते हैं बहुत सी जगह ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और ये पंचायत चुनाव आने वाले हैं जी। तो कुछ जगह वो लोग प्रधान हो जाएंगे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, और अभी भी ऐसे हैं, सभी लोग जानते भी, काफी जगह ऐसे हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो नेता वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो जी। और आपके बारे में मैंने सुना आपने इंग्लैंड में पढ़ाई भी की और काम भी किया जी। तो वो कुछ अनुभव आप बताइए, आपने इंग्लैंड में क्या पढ़ाई की? देखिए, मेरी खेलों में बहुत रुचि थी बचपन से, तो मैं उस तरफ ज्यादा अग्रसर था। पर जब मैं उस चीज से चेता, उसके बाद मैंने सबसे पहले BCA दैट इज बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन खत्म किया। कुछ प्रोजेक्ट्स करे मैंने। उस प्रोजेक्ट के बाद मैंने फिर ADIT एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से उसको पूर्ण करने के बाद फिर मैंने कुछ एग्जाम दिए और मैं जाके MSc IT दैट इज मास्टर्स इन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लैंड से करा। वहीं पे मैंने जो है अच्छे से नौकरी करी और उसके बाद वापस आके हिंदुस्तान 4-5 साल और काम करने के बाद मैंने जो है अपना MBA करा दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद भी मैंने काम किया, मेरे ऊपर कुछ स्टूडेंट लोन भी थे, वो निपटा के उसके बाद मैं जब चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव हारा हूँ, उसके उपरांत मैंने जो है लॉ भी कर मारी। अब आते हैं आपके सवाल पे कि चाहे ग्राम का प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे कोई MLA हो या MP हो, कहते हैं ना भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। अगर ये नेताओं का एग्जाम हो जाए तो आधा सिद्धराज सिंह का कंपटीशन खत्म हो जाए। सर, आपने जो बात कही है अभी कि आपने इंग्लैंड में पढ़ाई की, लोन चुका है, ये तो दर्शक हमारे इस बात को नहीं मानेंगे, आपका लोन रहा होगा। मेरा क्या? आप पे भी लोन रहा होगा, दर्शक तो नहीं मानेंगे इस बात को। मैं प्रूव कर सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे पास आए। अच्छा, आज हमारे भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? क्योंकि जैसे आप इंग्लैंड, देखिए भारत के जो है भारत जाते हैं विदेश में पढ़ने, भारत के 2 शोबे पूरी तरीके से अभी अपनी परिपक्वता पे नहीं है। पहला शोबा है शिक्षा का और दूसरा शोबा है मेडिकल का। तो हमारा जो मेडिकल जहाँ पे हमारा होना चाहिए, जितनी हम लोगों की जनसंख्या है उसके आधार पे वहाँ मेडिकल साइंस तरक्की नहीं करी है। भले ही हम लोग विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देने वाले देश हैं, पर अभी भी हमारे अंदर जो है मेडिकल का बहुत बड़ा अभाव है और उससे बड़ा अभाव हम लोग के यहाँ शिक्षा का है। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है यहाँ पे और मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ही हम लोगों को बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार की जो नई नीति आई है, जो कि लागू हो गई है, जिसके तहत जो है वो एग्जाम्स वगैरह पोस्टपोन्ड हो जाएंगे और काफी चीजें चेंज होंगी। उसमें आदमी वो सब्जेक्ट्स का चयन कर पाएगा जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, जैसे विदेशों में होता है। अगर मैंने कोई सब्जेक्ट, सॉरी टू कट यू, अगर मैंने कोई सब्जेक्ट अपना किसी और यूनिवर्सिटी में करा हुआ है तो विदेशों में हमें ये छूट होती है, जब हमारे कोर्स करिकुलम में वो सब्जेक्ट आता है तो मैं उस सब्जेक्ट को ऑप आउट कर सकता हूँ और दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। इस तरीके की जो है फ्रीडम, अर्थात इस तरीके की जो ताकत जब हिंदुस्तान के युवा के हाथ में आएगी तो वो अपना खुद जो है विधाता होगा अपने जीवन का। आपने जो नई नीति के बारे में बात की, तो एक नई नीति और भी आई, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, आपको तो पता ही है। अभी सरकार जो एक आदेश लाई थी, एक नीति लाई थी कि जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे होंगे उस सरकारी विद्यालय को मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में। तो वो नीति लाने की क्या जरूरत थी और लाई वो सही है? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है, पर ये सवाल का जवाब भी हम लोग के अंदर छुपा हुआ है। एक गांव बड़ा होता है, उसके बराबर भी छोटा गांव होता है, गांव का मजरा होता है, पर वहां का बूथ उठा के बड़े गांव में क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है कि उसका संचालन सफल रूप से हो पाए, उसको सही तरीके से चलाया जाए। अब अगर आप विद्यालय ओनर्स को ही देखेंगे, चाहे मेरे क्षेत्र में भी देखेंगे, तो बहुत से ऐसे हैं जिन्हें खुद पढ़ाई का कुछ नहीं पता पर वो विद्यालय चला रहे हैं। अगर वो 50 बच्चा ऐसे अनपढ़ विद्यालय चलाने वालों से हटके कोई ढंग की जगह जाएगा तो मैं तो उसका जो है पूरी तरीके से समर्थन करूंगा। नहीं, जो विद्यालय में आप बता रहे हैं जो कम पढ़े लिखे लोग पढ़ा रहे हैं, मगर उन विद्यालयों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एग्जाम देने के बाद एक टीचर को नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से, बिल्कुल वो विद्यालय बंद है सरकार की। देखिए, ये अभी नया परेशानी नहीं है, मैं आपके माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ, ये 10 साल पहले भी परेशानी रही जी। शिक्षा मित्रों की परेशानी हमेशा से रही, लाठियां उन्होंने पहले की सरकारों में भी खाई हैं, आज की सरकार ने भी खाई।
तो बहुत सी चीजें बदलनी चाहिए और जो चीज गलत है मैं उसका समर्थन करता अच्छा, हूँ। शिक्षा मित्र जो है जी काफी, जब गांव-गांव जाते हैं सब तरीके के लोग मिलते हैं, जी तो शिक्षा मित्रों का भी एक बहुत बड़ी परेशानी बताते हैं कि सरकार सबको सब कुछ कर रही है। एक आज होम गार्ड भी अच्छी स्थिति में है, जी। मगर शिक्षा मित्रों की बढ़ोतरी और उनकी बेहतरी के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए क्या है ना, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस शब्द का मतलब होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हमारे शोबे में अर्थात हमारी सोसाइटी में अर्थात हमारे जो भी समाज में वो जो डेफिशिएंसी है वो शिक्षकों की भी है, डॉक्टरों की भी है। हम लोग जिस शहर में रहते हैं, कितना स्मार्ट की कहने की बात कह दें उसे, इसमें चाहे सफाई के काम करने वाले कारीगर हों उनकी भी है। हर तरीके की डेफिशिएंसी है। अर्थात जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लोगों में वो कुव्वत या लोगों में वो ताकत जो है जागृत की जाए ताकि वो अपनी जॉब को टेक्निकल काम टेक्निकली कर सकता है। तो उस तरीके की परेशानियां रहती हैं, उन परेशानियों का निदान करना, निस्तारण करना। और मैं पूरी तरीके से कोई भी अगर शोबे में परेशानी है, शिक्षा मित्रों का शोभा का जब परेशानी थी बरेली में, मैं समाजवादी पार्टी में था, पार्टी में होते हुए वो शिक्षक जो कि लखनऊ जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, उनको झंडी मैंने दिखाई। अगर इस तरीके की कोई परेशानी किसी शोबे में है और वो लोग आके मुझसे मिलते हैं कि भैया हमें ये परेशानी है, तो मैं उनके आगे भी बढ़ चढ़ के मदद करूंगा, चाहे मैं आज भारतीय जनता पार्टी का भाग हूं। अच्छा, अगर आप अगर नेता है, आप तो गांव-गांव जाते भी होंगे, समाज सेवी भी है, जी तो गांव में हम देखते हैं कि बड़ा दिक्कत है, कहीं रास्ते की, जी कहीं कोई और, किसी गांव में खरंजा पड़ा तो आज तक पड़ा ही है, कहीं नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, कहीं गड्ढा तो है ही, जिसका मुख्य जिम्मेदार तो वैसे ग्राम प्रधान और सचिव है। तो सचिव पैसा पास करता है ग्राम प्रधान का काम है कराने का। जी। तो सरकार जो भ्रष्ट प्रधान है, सचिव है, दरअसल ये कमी थोड़ी हम लोगों में है। हम लोगों में मेरा मतलब सिद्धराज सिंह से नहीं, हम लोगों में मेरा मतलब है गांव में रहने वाले लोगों की कमी। जी, हम क्यों जो है वो लोग जो जिनके अंदर वो काम करने की क्षमता नहीं है, हम उनको क्यों जो है चुनते हैं। और कमी सबसे बड़ी देखी जाएगी जहां भी कोई परेशानी होगी, जनप्रतिनिधि की कमी है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि मैं जो है उन गांव में जाके देख लूं जहां पे वोट तो वो पा जाते हैं कि वहां पे परेशानी है। और अब आपकी बात पे आते हैं, चाहे इंटरलॉकिंग ब्रिक बनी हो जिसमें कि 40 से 50% का शेयर होता है ठेकेदारों का, सब मिली जुली भगत से ही तो सब होता है ना। तो देखिए आज की डेट में सीसी भी वहां तक पड़ती है जहां तक कार्यकर्ता होता है, और यही पहले भी यही था, आज भी यही है, इस चीज में कोई बदलाव नहीं। इस पर सरकार की नजर है? कोई नजर नहीं है, इस पर कोई नजर ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई नजर है। अगर नजर होती तो 10 साल बहुत थे। सारी जो नहीं, क्योंकि बहुत से गांव में तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ग्राम बजेड़ा है, कई गांव ऐसे हैं जिनमें अगर आप जाएं तो हो सकता है एक बार रास्ता पार करने के बाद आप शाम का खाना ना खाएं। मैं आपको ऐसे बहुत से गांव बना देता हूँ। हमारे आंवला में भूड़ क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है वहां से। भूड़ क्षेत्र में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। आप चले जाइए, अगर 5 मिनट पानी गिर जाए तो हम लोग तो चलिए अपनी जो है पैंटे और कुर्ते ऊपर उठा के जो है वहां से छलांग जाते हैं। सबसे बड़ी इस तरीके की असुविधा जो होती है वो बच्चों को, महिलाओं को खासतौर से होती है। और इस पर मैं कहता हूँ कि सरकार को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काफी विधानसभाओं में निरंतर आता जाता हूँ। सब जगह के जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर, मकान, हॉस्पिटल और जमीनें छोड़ के जरा गाँव की जनता की तरफ भी देख लें। लोगों ने आपकी लोकप्रियता के बारे में बताया, मगर आज अभी मुझे ये पता चला है क्योंकि आप लोकप्रिय क्यों हैं, क्योंकि आप पार्टी के अंदर रहते हुए भी उनकी कमियों को अगर बता सकते हैं तो नेता ऐसा ही होना भी चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ ही एक सवाल ये है, आप हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहे जी, और आपने बात कही थी कि हर घर में हिंदू बनाना चाहिए की बनानी चाहिए, और आपने 29 सितंबर को पार्टी मतलब संगठन से राम राम कर ली। बिल्कुल करी, जिसमें आपने, आपके शब्द हैं कुछ, चलो उन शब्दों को छोड़ देते हैं, आपने प्रेस बुलाई और कहा कि आज से सिद्धराज सिंह हिंदू युवा वाहिनी के किसी भी नाम और बिल्ली का इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल सही बात। जबकि आप एक तरफ संगठन को पूरा समय दे रहे थे, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे, आपका काफिला गुजरता था हर जगह से, तो एकदम से इतनी क्या नाराजगी हुई जो आपने संगठन छोड़ दिया? आपको ये कहना पड़ा कि आज के बाद में नाम और बिल्ली का इस्तेमाल नहीं करूंगा? क्योंकि कोई संगठन में रहता है तो वो ये जरूर लिखवाता है कि पूर्व सैनिक, पूर्व लिखवा देता है, वर्तमान लिखवा देता है। बिल्कुल ही
स्पष्ट बोल दिया, आज के बाद इस्तेमाल ही नहीं होगा। देखिए, जहां भी काम करता हूँ 100% डेडिकेशन से करता हूँ। जब तक वहां था उन सबका बहुत सम्मान है, सब मेरे साथी हैं, मैंने बहुत डेडिकेशन से वहां कार्य करा। पर अब समय आ गया है मुझे अपना कार्य पर ध्यान देने का, समय आ गया है मुझे अपने क्षेत्र में ध्यान देने का, समय आ गया है मुझे अपनी विधानसभाओं में अपने लोगों के बीच में रहने का। और वो जो मेरा प्रोफाइल था बहुत बड़ा था, मैं सब जगह समय दे पा रहा था, अपने लोगों में समय नहीं दे पा रहा था। तो उस समय को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अब 1 साल रह गया है मेरे हिसाब से, बहुत से बहुत मैक्सिमम, वैसे तो 1.5 साल टेक्निकली रह गया है, पर मैं 1 साल ही मान के चल रहा हूँ कि 1 साल में विधानसभा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव शुरू हुई है, तैयारी जोरों पे चल तो रही है। क्योंकि अभी मेरी प्राथमिकता मेरा चुनाव है, इसलिए मैं दो चीजें गले में डाल के नहीं चल सकता। आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सर? बिल्कुल लड़ूंगा, निश्चित आपने लड़ूंगा। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, आपके बयान मैंने देखे। जी बिल्कुल मांगा था। तो वो टिकट उस समय क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण रहा? देखिए क्या है क्योंकि बहुत से कि नेता ये आरोप लगाते हैं टिकट मिलने के बाद, बोले हो गया था टिकट तो, मगर उसने कटवा दिया कि उसने पैसे पहुंचा दिए। देखिए, अब कोई भी कारण रहा हो, बहुत जल्दी में उस समय कोरोना का सेकंड वेव भी बड़ा चरम पे था जी। और मैं काफी जगह गया भी और काफी जगह मेरी भेंट भी नहीं हो पाई, पर कारण कुछ भी रहा हो मेरा टिकट नहीं हुआ। टिकट का अभिलाषी मैं तब भी था, टिकट का अभिलाषी मैं अब भी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी टिकट को प्राथमिकता देगी और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे टिकट की उसमें, जो कि अपने क्षेत्र से, क्षेत्र की परेशानियों से हर तरीके से अवगत हो। और पार्टी ऐसे ही अगर प्रत्याशियों को आगे लेके आएगी जिनके अंदर चाह हो और काम करने की उनके पास राह हो, तभी आप क्षेत्र का उद्धार कर सकते हैं। वरना आजमाए को आजमाए महामूर्ख कहलाए, दोबारा टिकट दे देंगे अगर आप आंवला जैसी विधानसभा में, तो अब हेलीकॉप्टर की कमी रह गई है, वही आ जाएगा, बाकी तो कोई कमी रह नहीं गई है। मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो चरम पे हमेशा से रहा है। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तानियों के आप डीएनए सर में। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं आपको? आप कह रहे हैं पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं पार्टी के फायदे की बात कर रहा हूं। जी। आप अलग तरीके से देख रहे हैं, मैं इसे अलग तरीके से देख रहा भ्रष्टाचार है। हूँ। जी अच्छा सर, आंवला विधानसभा हमारा केंद्र बिंदु रहता है जी किसी प्रोग्राम में, मगर अब आंवला थोड़ी लोकसभा की बात करेंगे, जी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आंवला जो लोकसभा के चुनाव हुए जी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी जो पूर्व हो गए अब जी आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी चुनाव हारे, जी और आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भी हैं 2022 से, जी। तो उनकी हार का क्या कारण रहा? देखिए, जो नेता लोग शीर्ष पे बैठे हैं, जी मैं तो एक कार्यकर्ता मात्र हूँ, मेरा तो इस पे कुछ भी कहना नहीं बनता। पर जैसे मैंने आपसे कहा, आजमाए को आजमाए महामूर्ख कहलाए, जब क्षेत्र में काम हुआ नहीं तो जनता ने उसको तिरस्कार करा। मैं समझता हूँ यही कारण रहा, बाकी कोई ऐसी उनसे प्रतिद्वंदिता थोड़ी ना है हमारी किसी चीज में लेके। तो अपने घर में खुश है, हम अपने घर में खुश हैं। पर हाँ, अब जनता ने जिसे अवसर दिया है, अब उसके ऊपर है वो कैसे करेगा। अब की बार सर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? निश्चित लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। आपके चाहने वालों ने ये सवाल पूछा है, बाकी तो और लोग क्या बोलते हैं। चाहने वालों का ये सवाल है कि सिद्धराज भैया से एक बार ये जरूर पूछ लेना कि वे आंवला विधानसभा में चुनाव, आंवला विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे 126 में, या बिथरी चैनपुर से चुनाव लड़ेंगे। कह रहे क्योंकि सिद्धराज भैया जितनी तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा तैयारी तो हम कर रहे हैं अभी से, तो एक बार भैया का इशारा हो जाए तो आज बता ही दो आप। सबसे पहले अपने चाहने वालों का धन्यवाद, और जो लोग मुझे नहीं भी चाहते हैं अभी तक, उन्हें भी मैं चाहता हूं, आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और बड़ा ही मजेदार सवाल है। अगर सवाल का जवाब दे दिया तो मैं फंस जाऊंगा, ये आप जानते हैं। पर मैं समझता हूँ इस सवाल को पूछने का सही समय अगले वर्ष होली के बाद होगा। अभी क्योंकि पार्टी और सारे ही लोग जो है जिला पंचायत प्रधानी में लगे हुए हैं, तो अभी पार्टी का भी जो है उधर फोकस है और हम लोगों का भी उधर फोकस है कि जिन लोगों को हम लड़ा रहे हैं वो लोग लड़े। उसके उपरांत जो है विधानसभा के लिए मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने कुछ विधानसभाएं अपनी चिन्हित करी हुई हैं, क्योंकि मैं एक विधानसभा से बंधा हुआ नहीं। उनमें हमारी ये दोनों जो नाम लिए आपकी दोनों हैं, और दोनों जो हैं बहुत ही ऊपर रखी हुई है मैंने, और इन दोनों में से ही एक का चुनाव करूंगा मैं। पक्का है, ये बात बिल्कुल सत्य है। बिथरी और आंवला में से ही एक का चुनाव करूंगा। जो चाहने वाले हैं और ना चाहने वाले हैं, जो भी है ओवरऑल, ये सवाल मेरा खुद का भी है। यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये आपने क्लियर कर दिया जी। शुभकामनाएं हैं कि आप जीते। बाकी जीतने से पहले ये सवाल मेरा ये है जी बताइए। कि अगर आप विधानसभा का चुनाव जीते
और आपके शीर्ष पर भितरी और आंवला दोनों हैं। जी। मैं मानता हूँ चलो आप आंवला से अगर जीते, अगर आंवला लड़े या भितरी लड़े, तो सबसे पहले जीतने के बाद आपके वो कौन से काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए, जीतना और कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है मैं जीत के ये करूंगा तो 100% झूठ बोल रहा है। सिद्धराज सिंह जो भी आगे करेगा क्षेत्र में द्वेष की भावना से नहीं करेगा। किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को आहत करने की राजनीति जो कि परंपरा बन चुकी है, उस तरीके के दृष्टिकोण से, उस तरीके से सिद्धराज सिंह राजनीति नहीं करेगा। अब आती है बात किस तरीके के कार्य करे जाते हैं। देखिए, बहुत सी समस्याएं, रोडें वहां तक जा रही हैं जहां पे नेताओं की फैक्ट्रियां हैं। जहां जहां तक रोड नहीं पहुंची है वहां वहां तक रोड पहुंचनी चाहिए। मूल समस्याओं का ही अगर निवारण हो जाए तो मैं समझता हूं कोई भी नेता जो है वो अपना काम पूरा कर लेता है। और दूसरी बात, मैं बहुत समय से देख रहा हूं जितने भी नेता आ रहे हैं, जितने भी नेताओं को जो भी लैड्स और स्कीम में जो पैसा मिलता है वो पैसा पूरा लगता ही नहीं। या तो वो स्कूलों के नाम चला जाता है, यहाँ पे साहब उनका आधा कट वापस आ जाता है, या यात्री शेड बन जाते हैं। भाई, कार्य वो होने चाहिए जिससे कि जनता को लाभ हो। इस तरीके के कार्य का चुनाव करूंगा और समय आएगा उस तरीके के कार्यों को मैं करूंगा। समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया, पीडीएफ फार्मूला। जी, आपने भी सुना ही होगा। जी तो बिल्कुल। पीडीएफ फार्मूला वो लेकर आए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी का भाग नहीं हूँ, पर बात अगर पीडीए की भी हो तो भी मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि ये बात वो नहीं कर रहे हैं, ये बात सब लोग कर रहे हैं। भाई, हम भी तो कहते हैं अगड़े पिछड़े शोषित वंचित, और वो भी वही बात कह रहे हैं। अपने अपने तरीके से बात कही जा रही है और जनता के हाथ में है कि वो उस बात को कितना सुने, कितना समझे और कितनी दूर तक लेके जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, पीडीए एक शब्द पे मत जाइए, एनालॉजी दे दी के साथ पीडीए है, पीडीए एक अलग चीज है। पर जो शोषित और वंचित, जो पिछड़े वर्ग का युवा है, जो कि कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसको हमें आगे लेके आना है। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो जिला पंचायत के अब चुनाव आ रहे हैं, जी, पंचायत चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी। लड़ाने एक काम करेंगे आप? मैं उसी को लड़ाऊंगा जो मुझसे मदद मांगने आएगा। अब मैं लड़ जाऊं, मैं मदद मांगू? बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा और फ्री में चुनाव लड़ाता हूँ और पसीना पूरा बहाता हूँ। पर मैं हर किसी के लिए जाके नहीं खड़ा हो सकता, पर हाँ, जो मेरे संपर्क में है और जिनको मुझे लड़ाना है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, मैं उन्हें लड़ाऊंगा। पार्टी का कोई मतलब नहीं, ये व्यक्तिगत चुनाव होगा। ये व्यक्तिगत चुनाव है और ये छोटे चुनाव है, इनमें पार्टियों को कोई काम नहीं। इसमें अगर पार्टियां कूदती हैं तो इसमें गांव का वो व्यक्ति जो प्रधानी की तैयारी कर रहा है, सिर्फ अपने खुद के मेरिट पे, उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। इन सब छोटे चुनाव में पार्टियों को कोई काम नहीं है। प्रधानी, पंचायती, ये सब व्यक्तिगत चुनाव होने चाहिए, जो कि हर व्यक्ति अपनी मेरिट पे लड़े तो अच्छा है। पार्टियों का इन सब चुनाव में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है लगातार, और हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं जी, कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जी, कानून व्यवस्था अव्वल नंबर की है। जी। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या ये सूचना उन तक पहुंच नहीं रही है सही सही? देखिए, एक तो जो हम लोगों के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहीं भी सिद्धराज सिंह काट नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने अनिकेत जी अपना सवाल रखा है, आप हमें उन्हें सामने खड़ा कर रहे हैं। देखिए, वो, मैं भी स्टेट का छोटा मोटा पद लेके मैंने भी पूरा स्टेट घूमा है। बहुत बड़ा स्टेट है हम लोगों का, और इस इतने बड़े स्टेट का मुखिया होना एक अपने आप में बहुत कठोर कार्य है। तो वो जो कर रहे हैं वो पूर्ण परिपक्वता से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सुचारू रूप से शासन प्रशासन सब तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले भी जान रहा था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा हुआ था, चाहे वो ओडीओपी हो, चाहे वो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको सरकार कितने फायदे दे रही है, कितना बढ़ चढ़ के उनके लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस को सरकार प्रमोट कर रही है, ये मैं जानता हूँ। पर कहते हैं ना कि बिहाइंड द कर्टन्स काफी बार दरी के नीचे भी कुछ गंदगी रह जाती है। दरी के ऊपर झाड़ू मारने से इसका मतलब ये नहीं होता सफाई हो गई, काफी बार दरी हटा के भी झाड़ू मारनी पड़ती है। मैं उस गंदगी की बात कर रहा हूँ जो दरी के नीचे है। उस पर पार्टी की नजर पड़ नहीं रही है? पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। सब परिपक्व हैं, हमसे ज्यादा परिपक्व हैं, मुझसे ये ज्यादा। कहा भी जाता है और ये सुना भी जाता है कि बीजेपी में कार्यकर्ता की बात पहले सुनी जाती है जी। अब हालांकि मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आप हिस्सा भी हैं, आप कार्यकर्ता अपने लिए बताते, मगर आप एक नेता हैं और ताकतवर भी हैं। तो ये दरी के जो नीचे है गंदगी,
इस पर कब तक झाड़ू लगेगी, ये थोड़ा सा। अनिकेत जी, निश्चित रूप से हम आप आगे भी मिलेंगे, कुछ सवाल आगे के लिए छोड़ दीजिए। पर हाँ, ये बात जो आपने कही कि साहब कार्यकर्ता, देखिए हर कार्यकर्ता से ही, हालांकि मैं कार्यकर्ता जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरी पूरी भोले की बारात में सारे भाई हैं मेरे। पर हाँ, कोई भी कार्यकर्ता अगर मजबूत है तभी नेता मजबूत है, तभी पार्टी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से देखती है। और मैं समझता हूँ पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं, किसी ने भी कार्यकर्ता की अनदेखी कभी नहीं करी। कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत होती है। सिद्धराज सिंह अपनी टीम के बिना, अपने लोगों के बिना कुछ नहीं। और अगर मैं अपने टीम का, अपने लोगों का अनादर करूंगा तो मैं कुछ नहीं। तो इसको हर पार्टी समझती है। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है, इसको कार्यकर्ता को हमेशा आगे रखना चाहिए। आखिर में सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप सबका, आपके सारे श्रोताओं का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और कोई भी सवाल हो अगर आपको जो पूछना हो सिद्धराज सिंह के लिए, अनिकेत जी से कहिए, मैं दोबारा इन्हें निश्चित समय दूंगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो, आप लोग मुझसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मुझसे संपर्क स्थापित करना बहुत आसान है। काफी समय तो मैं 112 से भी पहले पहुंच जाता हूँ जी, यही कहना चाहते हैं। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आपने बताया कर सकता है, वो करे कैसे, किस माध्यम से, वो और थोड़ा सा। देखिए, फेसबुक के माध्यम से बहुत से लोग मुझसे जुड़ते हैं। कुछ बरेली को छोड़ के बाहर के भी जो है शहरों के लोग मुझसे जो है फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं। मेरी अलग डेडिकेटेड टीम है, वो लोग मुझे खुद बताते हैं कि भैया ये लोगों का मैसेज आया है, मैं उनसे संपर्क स्थापित करता हूँ। बाकी मेरा नंबर जो है सार्वजनिक है, कोई भी मेरे पास पर्सनल नंबर नहीं है। मेरा नंबर तभी बंद होता है अगर मेरा फोन डेड हो गया हो, वरना मेरा नंबर 24 घंटे चलता है। जब चाहे आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं सबके लिए हमेशा जो है खुला हुआ हूँ। आपने सर जो आज हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।